नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल चैनल पर। कभी सोचा है कि अगर एक जिन को किसी इंसान से प्यार हो जाए और वो जिन खुद का अस्तित्व मिटाने को भी तैयार हो जाए अपने प्यार के लिए। खैर, किसी को भी यकीन ना हो ऐसी कहानी पर, लेकिन कुछ कहानियाँ हमारी समझ से परे की होती। मैंने भी कुछ ऐसी ही कहानी सुनी थी अपने एक दोस्त से जब मैं हॉस्टल में रहता था। कहने को तो जिन, भूत, आत्मा, चुड़ैल इन सब की कहानी सुनकर हमें डर लगता है, लेकिन ये कहानी सुनकर दिल किया था कि काश वो लड़की जैसे उस लड़की को वो जिन प्यार करता था, ऐसा ही प्यार कोई हमें भी करे। ये कहानी काल्पनिक नहीं है। एक दोस्त ने ये कहकर सुनाई थी कि सच्ची कहानी है। जगह और पात्रों के नाम मुझे पता नहीं है, इसलिए अपनी ओर से नाम लिख रहा। कहते हैं कि हम इंसानों की दुनिया से भी परे एक दुनिया है जो कि रहस्यों से भरी हुई है। उन्हीं रहस्यों में एक रहस्य जिनों का है। कुछ लोग दुआ करते हैं कि जिन होते हैं और कुछ लोग इसे सिर्फ एक वहम मानते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, जो लोग इन सब को अनुभव कर चुके होते हैं वो इन सब पर विश्वास करते ही हैं। ऐसी ही कहानी है राजस्थान के जयपुर की रहने वाली निशा की, जो कि देखने में बहुत सुंदर, बड़ी बड़ी भूरी आंखें, एकदम घने बालों वाली, जिसने ना कि सिर्फ जिन को देखने का अनुभव किया बल्कि अपनी सारी जिंदगी एक जिन के ही साथ बिताई थी। सच्चा प्यार कभी किसी को आसानी से नहीं मिलता, चाहे वो प्यार एक इंसान ने किया हो या फिर जिन ने। निशा 17 साल की थी जब वो अपनी फैमिली के साथ जयपुर आई थी। उसके पापा सतीश मिश्रा आर्मी में थे, तो उनकी ट्रांसफ़र हुई थी वहाँ। जिस मोहल्ले में वो किराए का मकान में शिफ्ट हुए थे, वहाँ काफ़ी लोग उनकी यूनिट के ही थे, तो उनके लिए आसान हो गया था नई जगह में एडजस्ट करना। उनके घर के सामने की तरफ एक मंदिर था और दाहिनी और एक गली छोड़कर मस्जिद बनी हुई थी। 2 महीने हो गए थे उनको। वे आए तो आस पड़ोस के लोगों से उनकी अच्छी जान पहचान हो गई थी। बगल के घर वाले महमूद भाई तो बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। सतीश और महमूद अलग अलग धर्म के होने के बावजूद भी सगे भाइयों से भी ज़्यादा करीब हो गए थे, वो भी सिर्फ 2 महीने में। महमूद का बेटा और सतीश की बेटी आपस में भाई बहनों की तरह रहते, हमेशा साथ। एक दिन शाम के वक्त निशा, उसका भाई साहिल और महमूद का बेटा इरफान तीनों मस्ती करते करते सामने वाले घर में चले गए। वो घर बाकी के घरों से कुछ अलग था और बहुत अजीब। ऐसा लगता था मानो सालों से वहाँ कोई नहीं रह रहा हो। मोहल्ले में ऐसी अफवाह थी कि उस घर में एक जिन का साया है, इसलिए उस घर के आसपास कोई नहीं जाता था। महमूद ने ये बात सतीश को उसी दिन बता दी थी जिस दिन वो लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे। देखिए भाई, आप आर्मी वाले जिन वगैरह में यकीन नहीं करते, लेकिन वो सामने वाले घर में सच में एक जिन का साया है। कहते हैं 1000 साल पुराना जिन रहता है।
कभी किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया उस जिन ने, लेकिन आसपास के लोगों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए उसे बड़े मस्जिद के मौलवी साहब ने पीर दरगाह के बाबा की मदद से बहुत से मंत्र तावीज़ और पाक जल से बांध कर उसे इस घर में कैद कर रखा है। और बेहतरी इसी में होगी कि आप उस घर की तरफ ना जाएं, खास करके बच्चों को ना जाने दें वहाँ, क्योंकि बच्चों पर किसी भी रूह का साया बड़ी आसानी से पड़ जाता है। यही कहा था महमूद भाई ने सतीश को, और वो इस बात पर हंस दिए थे। लेकिन बच्चों को कोई नुकसान ना हो इसलिए उन्होंने बच्चों को समझा दिया था कि उस तरफ ना जाएं। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें किसी के कहने से क्या फ़र्क। घर के अंदर जाने के बाद खेलते खेलते अचानक से निशा बेहोश हो गई और साहिल और इरफान ये देखकर भागकर घर में आ गए। मम्मी मम्मी, दी बेहोश हो गई है। साहिल भागता हुआ अपनी मम्मी के पास आया और हाफते हुए बोलने लगा कि मम्मी, दीदी बेहोश हो गई है, और अपनी मम्मी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गया। उधर इरफान भी अपनी अम्मी अबू का साथ उसी जिन वाले घर में पहुंच गया। सभी लोग वहां पहुंचे तो देखा निशा अभी भी बेहोश थी। इरफान के अब्बू उसको उठाकर घर ले आए। शाम का समय था तो निशा के पापा भी आ गए थे। डॉक्टर को बुलाया तो उन्होंने कहा कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया है बच्ची को, बस ध्यान रखिए। महमूद भाई दोनों बच्चों इरफान और साहिल को डांटने लगे। कहा था ना कि उस घर में मत जाना, जिन्नात रहता है वहाँ, फिर भी चले गए तुम सब। कभी तो किसी की बात सुन लिया करो। देखा ना अब क्या हो गया। दोनों बच्चे डरे सहमे डांट सुन रहे थे। अरे इरफान भाई, कोई नहीं है जिन, वहाँ डॉक्टर ने कहा ना कमज़ोरी के कारण चक्कर आ गया है निशा को। आप ऐसे बच्चे को वहम में मत डालिए, निशा के पापा ने कहा। सतीश भाई, आप भले इन सब में ना मानते हो, लेकिन मैं मानता हूँ, और ख़बरदार आगे से तुम तीनों में से कोई भी उस घर की तरफ गया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम, कहकर महमूद भाई बाहर की ओर चले गए। निशा को भी होश आ गया था अब और बिल्कुल ठीक लग रही थी। निशा बेटा, ठीक है ना तू? निशा की माँ बोली। हाँ मम्मी, ठीक हूँ, लेकिन आप सब ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? महमूद अंकल के घर। कुछ नहीं बेटा, खेलते खेलते आप बेहोश हो गए थे तो आपको यहाँ ले आए। चलो अब उठो, घर चलते हैं। आज हम सब पिज़्ज़ा खाएंगे मिलकर, उसके पापा ने बोला। ये तुम्हारे शर्ट के बटन में क्या फंसा हुआ है? अपनी बेटी की तरफ देखते हुए निशा की माँ ने पूछा। कुछ नहीं मम्मी, जब मैं उस घर में खेलने गई तो वे दरवाजे पर बहुत से धागे बंधे हुए थे। अचानक से मेरी शर्ट की बटन में अटक गया। जब बटन छुड़ाने लगी उस धागे से तो टूटकर बटन का साथ ही रह गया। उसकी मम्मी ने भी बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया और निशा को लेकर घर आ गई। वो कहाँ जानती कि सिर्फ दरवाजे का धागा ही नहीं टूटा है, ये इस पवित्र धागे का टूटने से अब जिन भी आज़ाद हो चुका था। खैर, अब जिन क्या करे या क्या करेगा वो तो बाद की बात थी। लेकिन शाम को सभी ने मिलकर पिज़्ज़ा खाया और खूब मस्ती की बच्चों ने। अगले दिन सुबह टिंग टोंग, निशा के घर के बाहर कोई घंटी बजा रहा था। और इतनी सुबह सुबह इतना काम होता है, अब ये घंटी कौन बजा रहा है? निशा की मम्मी चिढ़ती हुई बुदबुदाई और फिर आवाज़ लगाकर बोली, निशा के पापा ज़रा देखना दरवाजे पर कौन है। सतीश जब दरवाज़ा खोलता है तो एक लड़का
देखने में बहुत हैंडसम, गोरे रंग, मध्यम आकार की हल्की नीली आंखें, ऊंची कदकाठी सामने खड़ा होता है। उम्र लगभग 20-21 साल की ही होगी। सतीश ने कहा, जी कहिए। लड़के ने कहा, जी वो जो सामने का मकान है, मैं वहाँ रहने आया हूँ। आप प्लीज़ एक हेल्प करेंगे? 2-3 दिन के लिए मेरा सामान यहाँ रख देंगे। जब तक कि घर की सफाई नहीं हो जाती, सिर्फ सामान ही रखना है। सतीश ने कहा, तुम्हें पता नहीं क्या उस घर के बारे में, और तुम हो कौन? लड़के ने कहा, जी मेरा नाम अंकित है और मैं यहाँ उस घर में शिफ्ट होने आया। सतीश ने कहा, तुम जानते हो क्या बोल रहे हो? यहाँ के लोगों का कहना है कि उस घर में एक जिन का साया है और तुम वो घर में रहने आए हो। अंकित ने कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ प्लीज़? 2 दिन से ट्रैवल करके थक गया हूँ। सतीश ने कहा, हाँ हाँ ज़रूर। लीना, ज़रा पानी लेकर आना, 1 गिलास। हाँ अब बताओ। अंकित ने कहा, वो सर मैंने भी अपने मम्मी पापा से सुना था इस बारे में। दरअसल ये घर में परदादा जी ने बनवाया था, लेकिन उस घर में अजीब अजीब सी हरकतें होती थी हर रोज़। तब मेरे दादाजी 12 या 13 साल के थे और वो अचानक से बीमार रहने लग गए थे। परदादा जी ने जब पता करवाया था किसी से, तो इन्होंने बताया था कि इस घर पे जिन का साया है और अगर बच्चे को बचाना चाहते हो तो घर छोड़कर चले जाओ। तो दादाजी की जान बचाने के लिए वो घर छोड़ दिया था। परदादा ने तब से इस घर में कोई नहीं रहने दिया। सतीश, तो बेटा तुम क्या करने आए हो यहाँ? अंकित ने कहा, मेरे मम्मी पापा की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी 8 महीने पहले। वहाँ हम किराए के मकान में रहते थे। उनके जाने के बाद मैं अकेले रह रहा था। पापा का बिजनेस सब खत्म हो गया। उनके बाद मुझे अगर समझ होती तो सब संभाल लेता। मकान मालिक ने भी घर से जाने को कह दिया था। कोई रास्ता ना सूझा तो परदादा जी के इस मकान के बारे में ख्याल आ गया। मुझे बस रहने के लिए घर चाहिए था, तो अपने खुद का घर से बेहतर कोई जगह नहीं होती। सतीश ने कहा, और अंकित रो पड़ा उस वक्त। फिर सतीश ने कहा, अरे बेटा तुम रो मत सर, समझ सकता हूँ तुम्हारी हालात। बस अगर उस घर में रहना ही है तो ज़रा संभल कर। और रही बात सामान की, तुम निश्चित होकर सामान यहाँ रख दो। अंकित ने कहा, जी अंकल, वैसे मैं इन सब बातों में यकीन तो नहीं रखता, और जब हम किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे तो हमारे साथ भी कुछ बुरा नहीं होगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ, आप प्लीज़ सामान का देख लीजिए प्लीज़। लीना सामने खड़ी सब सुन रही थी, लेकिन जाने उसको अंकित कुछ अजीब सा लगा। ए जी, मुझे वो लड़का कुछ अजीब लग रहा है, मतलब सामान्य नहीं लग रहा। आपको उसका सामान रखने से मना कर देना चाहिए था, लीना ने सतीश से कहा। सतीश ने कहा, अरे यार वो बेचारा इतनी बड़ी मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, और तुम हो कि ये सब बोल रही हो। 2 दिन के बाद अंकित फिर दरवाज़ा खटखटाता है और इस बार दरवाज़ा निशा खोलती है। अंकित बोलता है, जी वो अंकल है घर पे? निशा ने कहा, क्या काम है पापा से, और कौन हो आप? अंकित ने कहा, मेरा नाम अंकित है, मेरा कुछ सामान यहाँ रखा हुआ है, वही लेने आया। निशा ने कहा, अच्छा तो वो तुम हो जिसका सामान पापा ने मेरे रूम में रखा है, रुको बुलाती हूँ पापा को। पापा दरवाजे पर कोई आया है, निशा आवाज़ देते हुए बोलती है। सतीश, अरे अंकित आओ आओ अंदर आओ, बाहर क्यों खड़े हो? अंकित ने कहा, बस अंकल सामान लेने आया हूँ अपना। सतीश ने कहा, घर की सेटिंग हो गई सारी? अंकित ने कहा, हाँ जी, 2 दिन से वही काम चल रहा था, आपने तो देखा ही होगा।
जो भी मुरम्मत करनी थी घर की सब हो गई। बस अब बाहर से रेनोवेट करने को रह गया है। एक बार सारा सामान शिफ्ट कर लूँ तो उसके बाद बाहर का भी हो जाएगा। सतीश ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन अपना गुज़र कैसे करोगे? तुम कोई जॉब वगैरह, तुम समझ रहे हो ना? अंकित ने कहा, एक्चुअली अंकल, कल मेरे पापा का वकील का फ़ोन आया था। उन्होंने बताया कि पापा ने मेरे नाम पर एक एफडी करवाई थी और हमारी फैक्ट्री को एक बहुत बड़ी कंपनी फाइनेंस करना चाहती है। क्योंकि पापा के नाम काफ़ी मशहूर था, तो पापा के नाम पर ही वो बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। 50% की पार्टनरशिप में वे वहाँ से इनकम तो आ ही जाएगी, लेकिन मेरी जो एफडी है उससे मैं यहीं पर एक बिजनेस करने की सोच रहा हूँ। सतीश ने कहा, ये तो बहुत बढ़िया हुआ जो तुम्हारी फैक्ट्री बंद होने से बच गई और खुद का भी कुछ काम करने का सोच रहे हो। अंकित ने कहा, अच्छा अब मैं चलता हूँ, सामान भी शिफ्ट करना है। सतीश ने कहा, ठीक है बेटा, अब तो आना जाना होता ही रहेगा। फिर दरवाजे की घंटी बजती है। सतीश, अरे अब कौन आ गया? दरवाज़ा खोलता है तो सामने महमूद भाई खड़े होते हैं। महमूद भाई, क्या सर जी, आज गए नहीं ड्यूटी पर? सतीश ने कहा, नहीं यार, आज ऑफ लिया है, काफ़ी दिन हो गए थे ऑफ किए। महमूद ने कहा, बढ़िया है, मतलब सुबह की चाय आपके घर होगी अब। सतीश ने कहा, यह भी कहने की बात है क्या? लीना, ज़रा 2 कप चाय और नाश्ता ले आना। महमूद मियाँ आए। लीना चाय और नाश्ता रखकर काम में लग जाती है। महमूद, सामने वाले घर में कोई रहने आया है ना? सतीश, हाँ, अंकित है उसका नाम, बड़ा ही सुलझा हुआ है लड़का है। माँ बाप 8 महीने पहले चल बसे थे। सतीश बाकी की सारी कहानी सुनाता है। तो बस इसीलिए जब किराए के घर से निकाल दिया तो उसे वापस इस घर में आना पड़ा, जो कि इसके परदादा ने छोड़ दिया था बहुत पहले। महमूद ने कहा, लेकिन मुझे उसे देखकर जाने क्यों बहुत अलग सा महसूस हुआ, जैसे वो हमसे बहुत अलग है। ऐसा भी नहीं है कोई बुरा एहसास हुआ या कोई खतरा वाली, लेकिन फिर भी कुछ तो बात है उसमें, है ना भाई साहब? मुझे भी ऐसा ही लगा उसे देखकर, लेकिन इन्हें तो बातें बेमतलब की लगती है। अंदर से लीना बोलती हुई बाहर की तरफ आती है। सतीश, ऐसी कोई बात नहीं है, बस उस घर को लेकर जो तुम्हारे मन में शक है उसकी वजह से ऐसा लग रहा है। महमूद, हाँ ये भी हो सकता है, खैर छोड़ो, बस वो लड़का सलामत रहे। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। अंकित का घर एक लड़की की फोटो हाथ में लिए हुए खुद से ही बोलता है, किसने सोचा था तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाएगी, वो भी इस कदर कि मेरी दुनिया के सारे असूल, सारे कायदे तोड़कर मैं यूं इस घर में रहूँगा। हाँ, रहता पहले भी था इस घर में, लेकिन एक कैदी की तरह, लेकिन तुमने मुझे आज़ाद किया। अगर तुम्हारे कमीज़ की बटन से वो पाक धागा ना टूटता तो मैं आज़ाद ना हुआ होता। अनजाने में ही सही, तुमने आज़ादी दिलवाई है मुझे, और इसके लिए मैं सारी उम्र तुम्हारा कर्जदार हूँ। हाँ, लेकिन वादा करता हूँ कि हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूँगा। और जब एक जिन वादा करता है तो वो उसे पूरा भी करता है, हर कीमत पर। हाँ निशा, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे। जिन्नात की दुनिया का सारे नियमों से परे तुमसे मोहब्बत की है मैंने। जानता हूँ एक इंसान और एक जिन का प्यार मुमकिन नहीं हो सकता, लेकिन इसे मुमकिन बनाकर साबित करना है मुझे कि प्यार 2 दिलों का मिलन है। अब बस उस दिन का इंतज़ार है जब इस तस्वीर की जगह तुम मेरे साथ होगी। ज़बरदस्ती नहीं करूँगा तुम्हें पाने के लिए, ना ही कोई जादू। अपनी मर्ज़ी से अपनाओगी मेरी मोहब्बत को तुम, मेरी जान भी हाजिर है तुम्हारे लिए। और यहीं से पता चलता है
कि अंकित एक इंसान नहीं है, एक जिन है। अंकित भले ही एक जिन था, लेकिन उसने कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया था। बल्कि जब वो पहले आज़ाद था तब भी लोगों की मदद ही की थी उसने, लेकिन उसे उस घर में कैद कर दिया गया था। अब निशा की वजह से वो फिर आज़ाद हो गया था। और कहा जाता है कि जब भी एक जिन की मदद करता है कोई, तो जिन उसका कर्जदार बन जाता है। लेकिन कर्जदार के साथ साथ उसे मोहब्बत भी तो थी निशा से। अंकित को भी एक आम इंसान की तरह रहते रहते वहाँ 1 साल होने को आया था। अब और मोहल्ले में अब उसकी सभी से बनती थी। सतीश और महमूद भी अब उसे अपनी फैमिली की तरह लगता था। एक दूसरे के घर काफ़ी आना जाना था अंकित के साथ अब सबका, क्योंकि अंकित अकेला रहता था तो सब उसका ख्याल भी रखते थे। अब फैमिली में आना जाना था तो जाहिर सी बात है निशा और अंकित का भी एक दूसरे से मिलना जुलना बढ़ गया था। अंकित तो उसे मोहब्बत करता था, लेकिन शायद अब निशा जिस उम्र में थी 17-18 साल, ये उम्र ही कुछ ऐसी होती है कि अपने ऑपोजिट जेंडर की तरफ आकर्षण महसूस करते ही हो। और निशा के साथ भी ऐसा ही हुआ था। शुरुआत में तो निशा इतना पसंद नहीं करती थी उसे, लेकिन धीरे धीरे उसे वो पसंद आने लगा था। अंकित की हल्की नीली आंखें उसे बेहद पसंद थी। धीरे धीरे दोनों का प्यार गहरा होता चला गया। दोनों अब साथ में ही रहते, घूमने जाते। जब भी निशा और उसकी फैमिली किसी भी मुसीबत में होती तो अंकित हमेशा उनकी मदद के लिए पहुंच जाता। निशा को कभी कभी अजीब लगता कि कैसे अंकित हर जगह उसे मुसीबत से बचाने के लिए पहुंच जाता है। एक दिन अंकित ने निशा की फैमिली के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। निशा के मम्मी पापा को भी वो पसंद था, तो ही तो उन्होंने मना नहीं किया उसे। लेकिन बेटा, निशा अभी सिर्फ 18 साल की है, इतनी छोटी उम्र में हम शादी नहीं कर सकते। सतीश ने अंकित से कहा, कोई बात नहीं अंकल, आपने हाँ कर दी है, यही काफ़ी है, शादी जब आप चाहे तब। अंकित ने जवाब दिया, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं है निशा, शादी ना सही सगाई तो कर सकते हैं। निशा की माँ बीच में बोली, हाँ सही कह रहे हो, सगाई तो कर ही सकते हैं। एक काम करता हूँ, कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर सगाई की तारीख पक्की कर लेते हैं। सतीश ने भी हामी भरते हुए कहा। उधर निशा भी ये सब सुन रही थी और मन ही मन खुश हो रही थी। हफ्ते बाद का मुहूर्त निकला। सगाई के लिए ज़्यादा लोग नहीं आए थे। सगाई में आस पड़ोस के जो दोस्त थे वही शामिल हुए थे। महमूद भाई भी अपनी फैमिली के साथ थे और सारी तैयारियां करवाने में सतीश की मदद कर रहे थे। दोनों की सगाई बड़े अच्छे तरीके से हो जाती है। सभी एंजॉय कर रहे होते हैं, सभी अपने घरों में चले जाते हैं। बस निशा की फैमिली, अंकित और महमूद की फैमिली वहाँ रुक जाते हैं। बातें करते करते 11:30 बज जाते, रात को पता नहीं चलता। अचानक से अंकित सामने लगे आईने में खुद को देखता है तो उसकी आंखें चमक रही होती हैं। उसे याद आता है कि आज पूरे चांद की रात है, यानी कि पूर्णिमा की रात। और जिस दिन पूरे चांद की रात होती है तो जिनों की शक्तियाँ अपने चरम पर होती है। और आधी रात यानी 12 बजे जिनों को कुछ समय के लिए अपने असली रूप में रहना पड़ता है। 11:30 तो बज चुके थे। वो बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है अपने घर की तरफ। लेकिन उसके अलावा कोई और भी था जिसने उसकी आंखें चमकती हुई देख ली थी। वो थी निशा की माँ। वो भी अंकित के पीछे चल पड़ती है। किसी का भी ध्यान इन दोनों की ओर नहीं जाता। अंकित घर के अंदर जाते ही अपने घर को बंद कर लेता है और सारे पर्दे भी बंद कर देता है, लेकिन एक पर्दा कोने से उठा रह जाता है। ठीक 12 बजे अंकित अपने असली रूप में आता है तो निशा की माँ उसे देख लेती है। उसका ये रूप देखकर वो ज़ोर से चिल्लाती है और बेहोश होकर गिर पड़ती है।
उसकी आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सतीश, महमूद और बाकी लोग भी निकल कर आ जाते हैं और देखते हैं कि निशा की माँ बेहोश नीचे पड़ी होती है और अंकित पास में बैठकर उस पर पानी छिड़क रहा होता है। अंकित, क्या हुआ लीना को? सतीश ने लीना के पास बैठते हुए बोला। पता नहीं अंकल, मैं तो बस बाहर आया था एक कॉल अटेंड करने के लिए। अचानक से छींक सुनाई दी और यहाँ आकर देखा तो आंटी बेहोश नीचे गिरी हुई थी। सतीश और अंकित लीना को उठाकर उसे अंकित के घर के अंदर ही ले जाते हैं। डॉक्टर को बुलाकर दिखाते हैं। डॉक्टर, देखिए, ये किसी शौक की वजह से बेहोश हुई है। चिंता की बात नहीं है। मैंने इन्हें नींद का इंजेक्शन दिया है ताकि दिमाग को रेस्ट मिल सके। उन्हें सुबह तक होश आ जाएगा। सुबह तक सभी वहीं रुक जाते हैं। लीना को होश आता है। मम्मी, आप ठीक हो? निशा लीना की तरफ देखकर बोलती है। बाकी सब भी लीना के पास आकर बैठ जाते हैं। सतीश ने कहा, ठीक हो ना तुम? क्या हुआ था कल? तुम्हें अचानक से बेहोश हो गई? लीना डरी हुई सी अंकित की ओर देखती है और जैसे ही कुछ बताने की कोशिश करती है, अंकित अपने जादू से लीना की कल रात की सारी यादें मिटा देता है। उसे कुछ याद नहीं रहता कि कल उसने अंकित को जिन बनते हुए देखा था या उसकी आंखें चमकती हुई दिखी थी। बताओ तो क्या हुआ था? सतीश फिर पूछता है। पता नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं। हम सभी बातें कर रहे थे बैठकर और उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, तुम ज़्यादा जोर मत दो दिमाग पर, रेस्ट करो। उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है फिर से और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही 2 साल और बीत जाते हैं और अंकित की पहचान अभी तक सबसे छुपी हुई है। लेकिन एक दिन महमूद के घर एक बाबा आते हैं। दिखने में एकदम शांत रूहानी चेहरा। महमूद सतीश और उसके परिवार को भी बुलाते हैं बाबा से मिलवाने के लिए और अंकित को भी। महमूद, सतीश भाई, ये बाबा हमारे गांव के रहने वाले हैं। वे एक बहुत ही पुरानी दरगाह के पीर बाबा की है। बरसों से वही रहकर पीर बाबा जी की सेवा में है। पता है, जब हम गांव में रहते थे तो हमेशा बाबा से मिलने मज़ार पर जाया करते थे और देर तक बातें करते थे। यहाँ किसी काम से आए हैं तो मुझसे भी मिलने आए। सोचा आपसे भी मुलाकात करवा दूं। सभी बाबा को प्रणाम करते हैं। महमूद कहता है, अंकित नहीं आया अभी तक, उसे भी मिलवा देता हूं बाबा से। सतीश कहता है, बस आता ही होगा, उसे फ़ोन करके बता तो दिया था। लो आ गया। सतीश ने दरवाजे की ओर देखते हुए कहा। अंकित जैसे ही अंदर आता है तो बाबा को देखकर परेशान हो जाता है और बाबा भी उसे देखकर इसे पहचान लेते हैं कि वो कोई इंसान नहीं है। बाबा, ये अंकित है, सतीश भाई का होने वाला दामाद। महमूद बाबा से अंकित की पहचान करवाते हुए कहते हैं। अंकित बाबा को घूर कर देखते हैं और घर से बाहर जाने लगते हैं तो बाबा उसको रोक लेते हैं। रुको तुम। बाबा की आवाज़ में थोड़ा गुस्सा होता है। सभी बाबा को इस तरह गुस्से में देखकर थोड़ा परेशान हो जाते हैं। क्या हुआ बाबा? महमूद पूछता है। कुछ नहीं, तुम सब यहाँ से जाओ, मुझे इस लड़के से बात करनी है अकेले में, बाबा कहते हैं। महमूद, लेकिन बाबा ने कहा ना सभी बाहर जाओ और जब तक मैं ना कहूँ कोई भी अंदर नहीं आएगा। अब सभी बाहर चले जाते हैं। घर के अंदर सिर्फ बाबा और अंकित रह जाते हैं। बाबा ने कहा, तू इन इंसानों के बीच क्या कर रहा है? देख, मैं जानता हूँ कि तू एक जिन है, इंसान नहीं। बता क्या मकसद है तेरा? और महमूद ने बताया मुझे तू उस लड़की से शादी करने वाला है। जानता है ना तू एक जिन है और इंसान, जिन और इंसान का मिलन होने का क्या मतलब है? अंकित ने कहा, कोई मकसद नहीं है बाबा, मैं मोहब्बत करता हूँ उस लड़की से
पिछले 13 सालों से उस घर में कैद था। मैं बिना किसी गलती के आज तक मैंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, फिर भी मुझे वे कैद कर दिया गया था। इस लड़की ने मुझे आज़ाद करवाया, उसका कर्जदार हूँ मैं, और हमेशा उसके साथ रहने और उसकी हिफाजत करने का वादा कर चुका हूँ खुद से। और आप जानते हैं कि एक जिन कभी अपना वादा अधूरा नहीं छोड़ता। बाबा ने कहा, देख मैं जानता हूँ तू एक नेक जिन है, इसलिए तेरे से बात कर रहा हूँ, वरना अभी तक तुझे राख कर चुका होता। चला जा यहाँ से, तू जानता नहीं है एक इंसान और जिन का मिलन अल्लाह के बनाए नियमों के खिलाफ है। अंकित ने कहा, बाबा आप चाहो तो मुझे अभी राख में मिला दो, लेकिन उस लड़की को नहीं छोड़ सकता। उसकी हिफाजत का वादा किया है, उससे और उससे भी ज़्यादा मोहब्बत की है मैंने। जानता हूँ जिनों की दुनिया के नियम मुखे हैं, ये इजाज़त नहीं देते, लेकिन जो भी सज़ा होगी मुझे मंजूर है। उस लड़की को कुछ नहीं होने दूंगा, ये वादा करता हूँ, और ना ही कभी किसी को नुकसान पहुँचाऊँगा, ये एक जिन का वादा है। बाबा ने कहा, ठीक है, तेरी बातों में मुझे सच्चाई नज़र आती है। नहीं ओनग तेरे और उस लड़की के बीच मैं नहीं आऊँगा, लेकिन तेरे मिलन से अगर उस लड़की की कोख भरी तो तू जानता है तेरी औलाद इसकी कोख में ही तेरी सच्चाई बयां कर देगी सबके सामने। तब मैं भी तेरी मदद नहीं कर पाऊँगा, इसलिए समय है, चला जा। अंकित ने कहा, चला जाऊँगा। अगर मेरी सच्चाई जानने के बाद निशा मुझे अपनाने से मना कर देगी तो हमेशा के लिए चला जाऊँगा, लेकिन इस वक्त नहीं। लेकिन आप वादा करो, आप मेरी सच्चाई किसी से नहीं कहोगे। बाबा ने कहा, ठीक है, तेरी सच्चाई किसी को नहीं बताऊँगा, और अगर सच में शादी करना चाहता है उस लड़की से तो 10 दिन के अंदर कर ले, और 10 दिन का बाद अगले 15 दिनों तक तू उस लड़की के करीब नहीं जाएगा। 16वें दिन जब पूरे चांद की रात होगी तब तू अपने असली रूप में ही उस लड़की से मिलने जाएगा। इससे तेरे अंदर की जादुई ताकत का एक हिस्सा उस लड़की में समा जाएगा, और उसमें भी इतनी ताकत आ जाएगी कि तेरी संतान को अपने अंदर धारण कर सके। अगर ये सब कर सकेगा तो तेरा बच्चा 9 महीनों में ही जन्म लेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक इंसान का बच्चा जन्म लेता है, और उसमें जिन के गुण नहीं बल्कि इंसान के गुण ही आ जाएंगे। उसके बाद कोई तेरी सच्चाई नहीं जान पाएगा। लेकिन अगर जो मैंने तुझे कहा है वो नहीं कर पाया तो तेरी औलाद सिर्फ मैं वही शक्तियाँ आ जाएंगी जो एक जिन के अंदर होती, और वो जल्दी से बढ़ने लगेगा, और 9 महीने की जगह 5 महीने में ही इस दुनिया में आ जाएगा। ख्याल रखना, आज से 25 दिन बाद पूरे चांद की रात में ही मिलन होना चाहिए। ये पूरा चांद 11 सालों में एक बार आता है। इस बार गया तो अगले 11 सालों के बाद आएगा। अगर ज़िंदगी भर उस लड़की के साथ रहना चाहता है बिना खुद की सच्चाई सामने लाए हुए तो यही वक्त है। उधर बाहर सभी परेशान हुए खड़े रहते हैं कि बाबा ने अंकित को ही क्यों बुलाया, अकेले ऐसी क्या बात है। बाबा सभी को अंदर बुलाते हैं। इससे पहले कि कोई पूछता वो खुद कहते हैं, अंकित अच्छा लड़का है, बस मुझे इसके आसपास किसी अनजान ताकत का आभास हुआ था, इसलिए इसकी नज़र उतारने के लिए अकेले में रहने को कहा था, और अगर बता देता सबको इस बारे में तो नज़र उतारने में वो ताकत रुकावट पैदा कर देती। सभी बाबा की ये बात मान गए, और हाँ, अगर हो सके तो दोनों बच्चों की शादी जल्द करवा दें इन 10 दिनों के अंदर तो बहुत अच्छा होगा। इतना कहकर बाबा चले गए। ऐसे कैसे 10 दिन में शादी कर दें हम निशा की अंकित के साथ, और बाबा भी बस बोलकर चले गए कि शादी करवा दो 10 दिनों में। सतीश झलते हुए बोला, लेकिन सतीश भाई, वो बाबा बहुत ज़्यादा जानने वाले हैं, उनकी शक्तियों को हमने खुद देखा है, कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचते। अगर बोल है
ये तो कुछ सोचकर ही कहा होगा, महमूद सतीश को समझाते हुए बोले। सतीश ने कहा, लेकिन अभी निशा 19 की ही तो है, इतनी जल्दी शादी मुझे नहीं लगता अभी वो तैयार भी होगी शादी के लिए, अभी बहुत छोटी है। लीना ने कहा, एक बार उसी से ही बात करके देख लेते हैं। और बाबा ने अगर बोला है तो कुछ सोचकर ही बोला होगा। महमूद ने कहा, हाँ सतीश भाई, बाबा सच में कोई बात ऐसे ही नहीं कहते, बाकी आपकी मर्जी है। सतीश, तुम्हें क्या लगता है अंकित? अंकित ने कहा, जैसे आप सब तय करेंगे मुझे तो वही मंजूर होगा। बाकी अगर आप निशा की आगे की पढ़ाई की चिंता कर रहे हैं तो उसके लिए मैं शादी के बाद भी मना नहीं करूँगा, और मेरा काम भी इतना तो अच्छे से चल ही पड़ा है कि उसकी पढ़ाई और बाकी की ज़रूरतें पूरी कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको और निशा की मर्ज़ी हो तो आप शादी के लिए सोचिएगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। अंकित ने कह तो दिया था, लेकिन चाहता तो वो भी यही था कि इन 10 दिनों में ही शादी हो जाए। महमूद कहता है, सतीश भाई क्या सोच रहे हैं? शादी अब करो या 10 दिन बाद या 2 साल बाद, करनी तो है ही। और बाबा ने कुछ अच्छा सोच कर ही बोला होगा। और वैसे भी निशा कौन सा दूर जा रही है, सामने वाले घर में ही तो जा रही है। सतीश ने कहा, तो ठीक है, एक बार निशा से पूछ लेते हैं। निशा बेटा, तुम बताओ तुम्हारी क्या मर्जी है? निशा ने कहा, मैं क्या बोलूँ पापा, जैसा आप सबको सही लगता है आप वैसा ही करिए। लेकिन मन ही मन वो भी यही चाह रही थी कि जल्दी से उसकी शादी हो जाए। आखिर कब तक वो अंकित से दूर रहती, और कब, अब तो शादी की बात के बाद वो तो बस बेताब हो रही थी कब उसकी शादी हो अंकित से और दोनों साथ में रहें। सतीश ने कहा, ठीक है, अगर तुम सबको सही लगता है तो, लेकिन जब तक मैं हमारे पंडित जी से बात नहीं करता तब तक कुछ नहीं होगा। सतीश फ़ोन मिलाता है अपने पंडित को और सारी बात बताता है। सतीश कहता है, तो बताइए पंडित जी, क्या किया जाए? पंडित जी कहते हैं, तुम परेशान ना हो, वो बाबा जी काफ़ी ज्ञानी होंगे, तभी उन्होंने आके 10 दिन का बोल होगा। दरअसल अब से आने वाले 10 दिन बहुत ही शुभ हैं। इन 10 दिन का ऐसा संयोग बन रहा है जो कि सालों में एक बार आता है, और इन 10 दिनों में किसी से भी दिन अगर कोई भी शादी करता है तो उसकी ज़िंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहेगी। सतीश ने कहा, लेकिन निशा तो अभी सिर्फ 19 साल की ही है। पंडित जी ने कहा, देखो बेटा, शादी कब होगी वो हमारे हाथ में तो है नहीं, सब ऊपर वाले के हाथ में है। और निशा की कुंडली में भी लगन का योग कम उम्र का है, और वैसे भी इन 10 दिनों का इतना शुभ योग आगे आने वाला है कि 11-12 साल के बाद ही बनेगा। मैं तो कहता हूँ शादी करवा दो, बाकी तुम्हारी मर्जी, जैसे सही लगे। सतीश ने कहा, ठीक है पंडित जी, नमस्ते। उधर घर में लीना, ए जी क्या कहा पंडित जी ने? सतीश जी ने कहा, वो भी यही कह रहे हैं कि सालों बाद ये मुहूर्त आया है, आने वाले 10 दिनों में अगर शादी हो जाएगी तो बहुत शुभ है। महमूद ने कहा, देखा भाई, कहा था ना मैंने, बाबा कुछ भी बिना मतलब के नहीं कहते, तो तैयारियां शुरू करो शादी की। सतीश ने कहा, हाँ भाईजान, मैं यूं ही परेशान हुए जा रहा था, और वादे भी, हमारी बेटी कहाँ दूर जा रही है, सामने ही तो शिफ्ट होना है बस। भावुक होते ही सतीश निशा के सर पर हाथ फेरते हैं। मेरी बेटी इतनी बड़ी भी हो गई कि उसकी शादी हो रही है और पता भी नहीं चला। निशा अपने पापा के गले लग जाती है, सभी भावुक हो जाते हैं, सबकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन खुशी के। सामने अंकित भी राहत की सांस लेता है। आखिर जो चाहता था
वो वही होने जा रहा था। उसे उसकी मोहब्बत मिलने वाली थी। निशा अंकित की तरफ देखती है और अंकित उसकी तरफ। दोनों की आंखों में एक खुशी भरी चमक होती है। आखिर क्यों ना हो, ये चमक दोनों अब एक दूसरे के हो जाने वाले थे। अंकित निशा को इशारे से बुलाता है और ऊपर वाले कमरे में चला जाता है। निशा की सबसे नज़र चुराकर अंकित के पीछे पीछे चली जाती है। नीचे सब शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। ऊपर निशा और अंकित दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। निशा अंकित को देखकर एकदम शर्मा जाती है और अपना चेहरा मोड़ लेती है। अंकित उसके पास जाता है और उसे पीछे से आकर झप्पी डाल लेता है। निशा, अरे अरे क्या कर रहे हो तुम, कोई आ जाएगा। अंकित, हाँ तो आने दो, अब तो हम ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ बनने जा रहे हैं। निशा, बनने जा रहे हैं, अभी बने नहीं हैं। अंकित इमोशनल होते हुए, तुम नहीं जानती निशा, कब से वेट कर रहा था इस दिन का। मेरा बस चलता तो कब की तुमसे शादी कर ही ली होती। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। तुम नहीं जानती कि अपनी दुनिया के सारे नियम, सारे असूल, सारे कायदे तोड़कर तुमसे मोहब्बत की है। निशा, अपनी दुनिया के मतलब एलियन हो क्या? ये बोलकर निशा हंस पड़ती है। अंकित, तुम हंसते हुए और भी खूबसूरत लगती हो। मन करता है। इतना बोलकर अंकित निशा को अपनी तरफ खींचता है। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि एक दूसरे की सांसों की गर्माहट को अच्छे से महसूस कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं और होंठ एक दूसरे से मिलते हैं कि अचानक से निशा अंकित को धकेलकर पीछे की ओर कर देती है। अंकित, अरे यार क्या हुआ, इतनी ज़ोर से धक्का क्यों दिया मुझे? निशा, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी आंखें क्यों चमक रही थी? निशा की आवाज़ से घबराहट होती है। निशा की बात सुनकर अंकित को याद आता है कि बाबा ने कहा था कि पूरे चांद की रात से पहले मैं और निशा करीब नहीं आ सकते। अरे तुमने भी नोटिस किया क्या? तुम्हें बताने ही वाला था। लेंस लिए थे मैंने नए, तो पहन कर चेक कर रहा था। मुझे भी लगा कि लेंस कुछ ज़्यादा ही चमक रहे हैं, लेकिन इग्नोर कर दिया। लेकिन तुमने भी ये चमकते हुए देख रहे हैं। बाकी बात की थी मैंने शॉपकीपर से। उसने बताया कि अगर किसी एंगल से लाइट आंखों में पड़ती है तो अक्सर लेंस में शाइन जैसा कुछ लगता है। रिफ्लेक्शन की वजह है। निशा का ध्यान हटाने के लिए अंकित ये कहानी बना देता है और निशा भी मान जाती है। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और देखते ही देखते वो दिन भी आ जाता है जिस दिन शादी की तारीख पक्की होती है। अंकित मंडप पर निशा का इंतज़ार कर रहा होता है। निशा भी मंडप पर आती है, लाल जोड़े में तैयार हुई। निशा ऐसी लग रही थी मानो चांद का टुकड़ा ज़मीन पर उतर आया हो। उसकी माँ तो बलाएं लेते हुए थक नहीं रही थी और उसके पापा तो बस नम आंखों से अपनी बेटी को निहारे जा रहे थे। निशा आकर मंडप पर बैठती है। दोनों की शादी सारे रस्मों रिवाज से संपन्न हो जाती है। विदाई का समय आता है और निशा की माँ, पापा, भाई, महमूद और उसका परिवार सभी नम आंखों से निशा की विदाई करते हैं। चाहे सामने के घर में ही जा रही थी निशा, लेकिन बेटी की विदाई तो आंखों को नम करके ही दी जा। विदाई का समय आता है और निशा की माँ बाप, पापा, भाई, महमूद और उसका परिवार सब नम आंखों से निशा को विदाई करते हैं। सामने ही घर जाना था, किंतु विदाई आंखों को नम कर ही देती है। विदाई के बाद निशा अंकित अपने घर में चले जाते हैं। अंकित का घर, दोनों घर के अंदर आते हैं। रात को निशा अपने कमरे में बैठी होती है। इतना क्यों नर्वस हो रही हो निशा? वेडिंग नाइट ही तो है, बस थोड़ा रिलैक्स कर और चिल मार, कुछ नहीं होता। निशा
आपसे ही बातें कर रही होती है। अंकित भी कमरे में आ जाता है। निशा अंकित को देखकर फिर से नर्वस होने लगती है। आई नो थक गई हो तुम, इतने सारे रस्में, तुम चेंज कर लो और सो जाओ, मैं भी चेंज कर लेता हूँ। अंकित निशा को देखकर बोलता है और उसका माथा चूम कर चेंज करने चला जाता है। जब बाहर आता है तो अंकित, तुमने अभी राख चेंज नहीं किया? वो एक्चुअली सारा सामान तो मम्मी वाले घर में है ना, कुछ है नहीं पहनते को। अंकित, ओह सॉरी, मैं तो भूल गया, यहाँ भी कुछ नहीं है। हाँ, 2 महीने पहले मैंने एक नाइट ड्रेस देखी थी, मुझे पसंद आई थी तो मैं ले आया था तुम्हारे लिए। लेकिन निशा, लेकिन क्या? अंकित, वो थोड़ी आई, थोड़ी नहीं काफ़ी, तुम खुद ही देख लो। अंकित नाइट ड्रेस लेकर आता है। निशा, ये क्या है? ये तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो हम एक है ना। ये बोलकर निशा ड्रेस पहनने चली जाती है। जब वो बाहर आती है तो अंकित उसकी तरफ देखकर उसकी ओर आकर्षित हो जाता है और निशा भी उस आकर्षण को महसूस करती है। दोनों एक दूसरे के पास आते हैं। अंकित जैसे ही उसके करीब जाने को होता है, उसे बाबा की कही बात याद आ जाती है और वो पीछे हट जाता है। निशा, क्या हुआ अंकित, ऐसे अचानक? अंकित ने कहा, कुछ नहीं, बस वो एक बार मेरी माँ पापा से बात कर रही थी तो मैंने सुन लिया था कि हमारे घर की एक रस्म है कि शादी के 15 दिनों तक दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के करीब नहीं जा सकते। निशा, ये कैसी रस्म है? मैंने तो आज तक नहीं सुनी। अंकित ने कहा, अब मुझे भी क्या पता इन सब का, मैंने भी माँ से ही सुना था कि ये रस्म इसलिए की जाती है ताकि लड़की और लड़के की आने वाली संतान किसी भी तरह की बुरी शक्तियों से बच सके। बाकी अगर तुम कहो तो अभी करीब आ जाऊं मैं, तो तुमसे ज़्यादा बेसब्र तो मैं हूँ हमारे करीब आने को। निशा ने कहा, नहीं, तुमने अपनी माँ से सुना था तो कुछ बात तो होगी। हर एक परिवार की अपनी अलग अलग तरीके की रस्में होती हैं। कोई बात नहीं, 15 दिनों की ही तो बात है। अपनी वेडिंग नाइट तो 15 दिनों बाद भी कहते हुए निशा शर्मा जाती है। अंकित निशा को इस तरह शर्माता देखकर उसे गले से लगा लेता है और कहता है, अभी सो जाओ तुम, काफ़ी देर हो गई है। वैसे भी कब मेरा इरादा बदल जाए और 15 दिन का वेट करने का इरादा बदल दूं, कहते हुए निशा को छेड़ता है और फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर ज़ोर से हंसने लगते हैं। आधी रात गुजर जाती है। क्योंकि अंकित एक जिन है, कहते हैं जिन रात के टाइम नमाज अदा करते हैं। अंकित भी रात को 12 बजे के बाद रोज़ की तरह नमाज अदा करने के लिए दूसरे कमरे में चला जाता है। इधर निशा की भी नींद खुल जाती है एकदम से और वो देखती है कि अंकित कमरे में नहीं है। उसे कुछ आवाज़ सुनाई दे रही होती है कमरे के बाहर की तरफ से। वो उठकर अंकित को खोजते हुए बाहर की तरफ जाती है और ध्यान से सुनती है तो पता चलता है आवाज़ दूसरे कमरे से आ रही होती है। उसे थोड़ा डर भी लगता है उस आवाज़ से, लेकिन वो कमरे की तरफ जाती है। अंकित, तुम हो क्या अंदर? वो बाहर से पूछती है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। वो हिम्मत करके जैसे ही कमरे के अंदर जाने को ही होती है, कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख देता है। निशा बहुत घबरा जाती है और बिना मुड़े ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, भूत भूत भूत। निशा, क्या हुआ निशा? कौन सा भूत? चिल्ला क्यों रही हो? जब निशा ये सुनती है तो उसे एहसास होता है कि कोई भूत नहीं बल्कि अंकित है उसके पीछे। वो पीछे मुड़कर देखती है। अंकित को अपने सामने देखकर उसके गले लग जाती है और रोने लगती है। कहाँ चले गए थे तुम अंकित? मैं कितना डर गई थी। रोते हुए निशा अंकित से कहती है। अंकित कहता है, अरे बाबा, यही तो किचन में था, भूख लग रही थी तो कुछ खाने आ गया था, लेकिन तुम कब जागी और उस कमरे की तरफ क्यों जा रही थी? निशा, मुझे उस रूम से कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही थी।
मुझे लगा तुम हो इसलिए। अंकित ने कहा, तुम भी ना पूरी पागल हो। कोई नहीं है उस कमरे में, चलो अब जाकर अपने रूम में सो जाते हैं। निशा कमरे की तरफ चले जाती है और अंकित भी कमरे को बंद कर राहत की सांस लेता है। आखिरकार 15 दिन गुजर जाते हैं और पूरे चांद की रात भी आ जाती है। तो फिर 15 दिन भी पूरे हो गए अब तो। निशा अंकित को कहती है, हाँ तो अंकित, निशा को छेड़ते हुए बोलता है। तो कुछ नहीं, निशा नाराज होती हुई आवाज़ में बोलती है, अंकित अभी 4 घंटे बाकी है उस रस्म को पूरा करने के लिए, हम आधी रात को ही करीब आ सकते हैं। निशा, अंकित अब कितना इंतज़ार, तुम जाते हो, कितना मुश्किल है तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हारे करीब नहीं आ सकती। अंकित ने कहा, आधी रात होने दो, फिर मैं और तुम हम हो जाएंगे। आधी रात होती है और उन दोनों को मिलन का समय आता है। अंकित कहता है, निशा तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, एक सच है जो बताना चाहता हूँ तुम्हें। निशा ने कहा, हाँ बोलो। अंकित ने कहा, पहले तुम वादा करो, तुम मेरा सच जानने के बाद भी मुझसे कभी नफरत नहीं करोगी। निशा, हाँ बाबा बोलो। अंकित ने कहा, सुनो, मैं तुम्हें धोखे में रखकर अपना नहीं बनाना चाहता, इसलिए आज तुम्हें सब बता दूंगा। मैं एक इंसान नहीं, एक जिन हूँ। मेरी और तुम्हारी संतान कहीं जिन की शक्तियों के साथ पैदा न हो, इसलिए आज के दिन का इंतज़ार किया मैंने। पूरे चांद की रात को अगर मैं अपने असली रूप में तुमसे मिलन करता हूँ तो ही हमारी संतान एक आम बच्चे की तरह जन्म लेगी, नहीं तो वो भी एक जिन ही पैदा होगा। मैं चाहता हूँ तुम्हें जादू से अपने वश में करके ये सब कर सकता था, लेकिन मोहब्बत की है तुमसे और तुम्हें सच बताए बिना तुम्हें हासिल नहीं कर सकता मैं। उम्मीद करता हूँ तुम मुझे इस सच्चाई के साथ अपना पाओगी और मेरी मोहब्बत को कबूल करोगी मेरी सच्चाई के साथ। और उधर निशा अंकित की बातें सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ती है और कहती है, तुम्हें मैं ही मिली थी ऐसा मजाक करने को, ये जिन विन कुछ नहीं होते क्या? तुम भी कुछ नया लेकर आओ मुझे बनाने के लिए। निशा का इतना बोलते ही अंकित अपने असली रूप में आ जाता है और निशा की हंसी डर में बदल जाती है। वो ज़ोर से चिल्लाती है और बेहोश होकर गिर जाती है। निशा अंकित की सच्चाई जान चुकी है। निशा बेहोश पड़ी होती है और अंकित रात भर उसका हाथ पकड़कर उसके पास बैठा रहता है। पूरे चांद की रात भी निकल जाती है, लेकिन अंकित को इससे ज़्यादा निशा की फिक्र होती है। निशा को होश आते हैं, जैसे ही वो अंकित को देखती है तो डर जाती है। दूर रहो तुम मुझसे, निशा अंकित को गुस्से से बोलती है। थोड़ी देर चुप रह, वे फिर बोलती है, तुमने धोखा दिया है मुझे, मेरे प्यार के साथ, मेरी फीलिंग्स के साथ तुमने खिलवाड़ किया है। आई जस्ट हेट यू। अंकित कहता है, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, तुम्हें दुख पहुँचाया है, तुम्हारा गुनाहगार हूँ मैं। तुम जो भी सज़ा दोगी सब कबूल होगी मुझे। निशा कहने लगी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी सच्चाई ये होगी कि तुम एक इंसान नहीं, एक जिन हो। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ और तुमसे सारे रिश्ते ख़त्म अब मेरे। तुम्हारी सारी सच्चाई मैं सबको बता दूंगी, ता फिर देखती हूँ कैसे बचोगे तुम। निशा उठकर जाने लगती है और अंकित हाथ पकड़ लेता है उसका। अंकित कहता है, निशा प्लीज़ ऐसा मत जाओ। माना मैं तुम जैसा नहीं हूँ, लेकिन मेरे जज्बात, मेरा प्यार बिल्कुल सच्चा है। भले तुम मेरी सच्चाई बता दो सबको, लेकिन मुझसे यूँ नफ़रत ना करो। तुम नहीं जानती, अपने जिन्नों की दुनिया के उसूल तोड़ कर आया हूँ तुम्हारे पास तुम्हारी हिफाजत के लिए। निशा ने कहा, बस करो, और कितना झूठ बोलोगे तुम? तुम्हारा तो अस्तित्व ही झूठा है। तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आना ज़रूरी है। अंकित ने कहा, ठीक है, जाना है तो जाओ, लेकिन एक बात मेरी सुन लो। अगर सच में मैं इतना बुरा होता
तो उस दिन जब महमूद चाचा के घर वो बाबा आए थे, तब उन्होंने मेरी सच्चाई तुम सबको क्यों नहीं बताई? निशा ने कहा, कहना क्या चाहते हो तुम? अंकित ने कहा, यही कि जैसे तुम इंसानों में कुछ अच्छे तो कुछ बुरे होते हैं, वैसे ही हम जिन्नों की दुनिया में भी कुछ अच्छी रूह के जिन होते हैं और कुछ शैतानी रूह के। अगर मैं शैतानी रूह का होता तो वो बाबा मुझे उसी वक्त राख कर देते। उन्हें मेरी सच्चाई मुझे देखते ही पता चल गई थी, इसलिए उन्होंने मुझे अकेले में रुकने को कहा था। एक जिन कभी भी अल्लाह के बंदे के सामने झूठ नहीं बोलता, चाहे वो नेक रूह का हो या बुरा। इसलिए मैं भी बाबा के सामने झूठ नहीं बोल सकता था। अगर मेरे अंदर ज़रा सी भी बुराई होती तो क्या वो ये कहते कि हमारी शादी 10 दिनों में कर दो? वो तो मुझे दुआ देकर गए थे, और अगर मुझे कुछ बुरा ही करना होता तो अब तक बहुत बुरा कर चुका होता। लेकिन तुमसे प्यार किया है मैंने तुम्हारे लिए। मुझे अगर जिनकी दुनिया के सबसे खतरनाक जहन्नुम की आग में भी जलना पड़ा तो वो भी करूँगा, लेकिन यूँ नफरत करके खुद से अलग न करो मुझे। जानता हूँ शायद मुझ पर यकीन नहीं रहा, क्योंकि सच्चाई छुपाई थी मैंने तुमसे अपने जिन होने की। हाँ, एक जिन हूँ मैं, लेकिन कभी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं किया। तुम चाहो तो सबको बता दो, तुम्हारे लिए सब मंजूर है। लेकिन एक बार यहाँ से जाने से पहले सोचना, क्या सच में मैंने कोई गुनाह किया है? तुमसे मोहब्बत करके क्या एक जिन का एक इंसान का मोहब्बत करना सच में एक गुनाह है? अगर है तो तुम आज़ाद हो हर रिश्ते से, हर वादे से। कहते हुए अंकित रोने लगता है और अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। अंकित की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। निशा ये सब सुनकर, देखकर सुन रह जाती है। उसकी नज़र सिर्फ अंकित की नम आंखों पर होती है। उन आंखों में निशा को सच्चाई के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। निशा को पता था अब उसे क्या करना है। निशा भाग कर जाती है और अंकित को गले से लगा लेती है। तुम्हें क्या लगा मैं इस बात से नाराज़ हो रही हूँ कि तुम एक जिन हो? नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि तुमने मुझसे अपनी सच्चाई छुपाई। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि तुम जिन हो या एक इंसान, लेकिन कल जब तुम एक जिन के रूप में मेरे सामने आए तो मैं डर गई थी और सोचने समझने की हालत में नहीं थी कुछ भी मैं। लेकिन अब तुम्हारी बात सुनने के बाद मैं श्योर हूँ कि तुमसे अच्छा पार्टनर मुझे नहीं मिल सकता। तुम चाहे तो कल रात को मुझे हासिल कर सारी उम्र अपने जिन होने का राज छुपा कर रखते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। प्यार प्यार होता है, चाहे एक जिन करे या इंसान। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू अंकित, आई रियली लव यू। अंकित निशा की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उसे ज़ोर से गले लगा लेता है। फाइनली अंकित के मन में एक बहुत बड़ा बोझ जो था वो उतर जाता है और दोनों एक दूसरे के गले लगकर अपने रिश्ते की नई शुरुआत करते हैं, बिना किसी झूठ के। अगले दिन अंकित निशा को एक एनवेलप देता है। निशा, क्या है इसमें? अंकित, खुद देख लो। निशा एनवेलप खोलती है तो उसमें 2 टिकट्स होते हैं। काहे के टिकट्स हैं ये? निशा अंकित से पूछती है। हमारे हनीमून के, अंकित जवाब देता है। निशा, वाओ, हनीमून मतलब हम घूमने जाएंगे? वाओ, आई एम सो एक्साइटेड। बाय द वे, कहाँ जा रहे हैं हम? अंकित ने कहा, जर्मनी। निशा, लेकिन उसमें तो बहुत खर्चा हो जाएगा ना? अंकित ने कहा, तुम भूल गई जान, तुम्हारा पति एक जिन है, मैजिकल पावर्स है तुम्हारे पति के पास। तुम क्यों टेंशन ले रही हो? निशा, अपने मुंह से गलती से भी ये बात ना कहना कि तुम कौन हो। किसी ने सुन लिया तो तुम जानते हो, और मैं किसी भी हालत में तुम्हें खोना नहीं चाहती। अंकित ने कहा, अरे बाबा सॉरी, अब नहीं बोलूँगा ऐसा कुछ भी, लेकिन तुम हनीमून के लिए तो हाँ कर दो। निशा ने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन हम जर्मनी नहीं जाएंगे बल्कि शिमला जाएंगे।
मेरा ड्रीम है कि एक बार शिमला घूमने जाऊं। अंकित ने कहा ठीक है, जैसा आप कहें। हमें जगह से क्या लेना देना है, हमें तो बस साथ में रहना है। निशा अच्छा अच्छा, बहुत हुआ, कब जाना है? अंकित ने कहा कल सुबह की फ्लाइट है। निशा वट, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, फटाफट चलो शॉपिंग करके आते हैं। अंकित ने कहा किसने कहा कपड़े नहीं है? निशा ने कहा कहाँ है, सब भारी भरकम सूट है, वो तो नहीं पहनूंगी। अंकित हवा में हाथ घुमाता है और फिर कहता है वो देखो सामने, कितने तो कपड़े हैं। निशा वाओ, ये कैसे हुआ? मुझे यकीन नहीं हो रहा। अंकित इन सब की आदत डाल लो, अब तुम्हें हर वो चीज़ ला कर दूंगा जो तुम्हें चाहिए होगी, वो भी बस एक चुटकी बजाकर। निशा ने कहा वैसे अच्छा ही है कि तुम एक जिन हो, मेरा तो फायदा ही है। अंकित ने कहा अच्छा जी, तो कल कौन धमकी दे रहा था छोड़कर जाने की? निशा ने कहा वो तो बस घबरा गई थी मैं, इसलिए। छोड़ो, मैजिक से शॉपिंग तो हो ही गई, अब बैग्स भी पैक कर दो। अंकित ने कहा जैसा आपका हुक्म मेरी मलिका। दोनों खुशी खुशी सामान पैक करते हैं और अगले दिन सबसे मिलकर शिमला के लिए निकल जाते हैं। शिमला पहुंचकर होटल में दोनों अपना सामान कमरे में रखते हैं और फ्रेश होने के बाद खाना ऑर्डर करते हैं। निशा कहती है बहुत थक गई हूँ यार, फ्लाइट तक तो ठीक था, लेकिन ये जो बस का रास्ता था ना, एकदम गोल गोल, मुझे तो चक्कर आने लगे थे। अंकित ने कहा तुम खाना खाकर रेस्ट कर लेना और सुबह उठकर घूमने चलेंगे। निशा ने कहा हाँ, सच में खाना आ जाए, अब बस खाकर सीधे बेहोश होकर गिर पड़ना है मैंने बेड पर, नींद भी बहुत आ रही है। और खाना खाकर दोनों सो जाते हैं। अगले दिन दोनों घूमने जाते हैं और दिन भर घूमकर शॉपिंग करते हैं और शाम को रूम में वापस आते तो निशा रूम को देखकर हैरान हो जाती है। निशा कहती है वाह, ये रूम कितना अच्छा लग रहा है, कैंडल्स, रोजेस, बैलून्स, इतना अच्छा किसने डेकोरेट किया रूम को? अंकित ने कहा और कौन करेगा। निशा ने कहा लेकिन कब, तुम तो मेरे साथ थे सुबह से। अंकित अरे यार, बोला था होटल वालों को रूम डेकोरेट करने को, कि शाम तक रूम डेकोरेट करके रखें तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। निशा वाह, बहुत अच्छा लग रहा है ये रूम, थैंक यू। अंकित ने कहा थैंक यू क्या, अभी तो और भी है। निशा और क्या? अंकित रूम सर्विस को कॉल लगाता है और वो शैंपेन की बोतल साथ में गिफ्ट्स लेकर आता है रूम में। निशा अरे वाह, क्या बात है, इतना सब कुछ किस खुशी में? अंकित ने कहा तुम मेरे साथ हो, मेरे पास हो, इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए? निशा ये गिफ्ट बॉक्स में क्या है? अंकित ने कहा खुद ही देख लो। निशा गिफ्ट्स को अनपैक करती है, इसमें एक बहुत प्यारी ड्रेस थी। निशा ये क्या है? अंकित ने कहा जूते हैं, दिख तो रहे हैं कि ड्रेस है। निशा ड्रेस नहीं, नाइट ड्रेस है, और नाइट ड्रेस भी नहीं लग रही है, कपड़ों की लीरें हैं ये तो। अंकित यार क्या, मैं इतने प्यार से ये लेकर आया था, सोचा था कि कितनी होट लगोगी इसमें, लेकिन तुम तो रहने दो, फेंक दो इसे। निशा ने कहा अरे बेबी को गुस्सा आ रहा है, अच्छा अभी मुंह ना बनाओ, पहन कर आती हूँ, वेट। दूसरा गिफ्ट तो खोला ही नहीं। निशा दूसरा गिफ्ट खोलती है तो उसमें एक गोल्ड रिंग होती है और गोल्ड चैन होता है लॉकेट के साथ, जिसमें दोनों की तस्वीर होती है। वाओ, दिस इज द बेस्ट, निशा कहती है। अंकित तुम्हें अच्छा लगा? निशा अच्छा, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा, थैंक यू सो मच। अब लाए हो तो ये रिंग और चैन पहना भी दो अपने हाथों से, निशा भावुक होकर कहती है। अंकित उसे रिंग और चैन पहनाता है और फिर निशा ड्रेस चेंज करने चले जाती है। जब तक निशा चेंज करती है तब तक अंकित बेड के सामने एक टेबल पर शैंपेन की बोतल सजा कर रख देता है। निशा जब बाहर आती है तो उस ड्रेस में निशा को देखकर अंकित बस देखता ही रह जाता है। निशा अपनी ड्रेसेस को ठीक करते हुए कहती है कैसी लग रही हूँ मैं? अंकित ने कहा बिल्कुल वैसी जैसा मैंने सोचा था, एकदम हॉट। निशा शर्मा जाती है। अंकित निशा के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे बिठाता है बेड पर। फिर वो शैंपेन भरता है सामने पड़े गिलासों में और निशा को पकड़ा देता है।
दोनों एक एक सिप पीते हैं और अंकित एक रोमांटिक या म्यूजिक लगा देता है। अंकित, मे आई हैव प्लेयर टू डांस विद यू मैम। निशा के सामने घुटनों पर बैठकर अंकित अपने हाथ आगे बढ़ाता है और निशा अपना हाथ अंकित के हाथों में देती है। दोनों डांस करते हैं, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर, और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे के इतने करीब होते हैं कि सांसें भी आपस में टकरा रही थी उनकी। एक दूसरे की धड़कन को महसूस कर रहे थे वो। दोनों के होठ बेताब थे एक दूसरे से मिलने को, और बेताब थी इनकी रूह एक होने को। दोनों में इतना आकर्षण था एक दूसरे के प्रति कि दोनों एक दूसरे के जिस्म की गर्माहट को महसूस कर पा रहे थे, और महसूस हो रही थी उन्हें एक दूसरे से समा जाने वाली वो चाहत। आज एक जिन और एक इंसान का अनोखा मिलन होने जा रहा था, ऐसा मिलन जो कभी किसी ने ना देखा ना सुना। वो रात उनके मिलन की गवाह थी। वो खिड़की से आती चांद की रोशनी जो इन दोनों के जिस्म को छू रही थी, वो इन दोनों के मिलन की गवाह थी। वो एक हो रहे थे और एक हो गई थी उनकी अनोखी मोहब्बत। सब कुछ भुला बैठे थे ये दोनों कि दोनों का मिलन क्या क्यामत लेकर आने वाला है। बस एक दूसरे में समा गए थे सब कुछ भुलाकर। अगली सुबह दोनों के लिए बहुत खूबसूरत थी। निशा अभी भी सो रही थी और अंकित बस उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसे निहारे जा रहा था। दोनों बहुत खुश थे अपनी जिंदगी की नई शुरुआत। दोनों अपना हनीमून मनाकर अगले 2 दिनों में वापस जयपुर आ जाते हैं। जयपुर पहुंचकर दोनों सबसे मिलते हैं और उन्हें गिफ्ट्स देते हैं जो वो इन सब के लिए लाए होते हैं। सबसे मिलकर वो दोनों अपने घर आ जाते हैं। घर पहुंचकर अचानक से निशा की तबीयत खराब हो जाती है। उसे उल्टियां चक्कर स्टार्ट हो जाता है। अंकित उसे देखकर घबरा जाता है। वो अपने जादू से निशा को ठीक करने की कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता है। अंकित अपना जादू नाकाम होते देखकर हैरान था। वो डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर निशा का चेकअप करती है। अंतिम अंकित कहता है, क्या हुआ डॉक्टर, निशा ठीक तो है ना, उसकी तबीयत? डॉक्टर, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस कंडीशन में कभी कभी वीकनेस और नोजिया फील होता है, डोंट वरी। अंकित ने कहा, मतलब मैं समझा नहीं। डॉक्टर, आई मीन आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, वो भी 4th वीक है प्रेगनेंसी का। अंकित परेशान हो जाता है और डॉक्टर की विदा कर निशा के पास आ जाता है। निशा, क्या हुआ, क्या कहा डॉक्टर ने? अंकित, तुम प्रेग्नेंट हो 4 वीक। लेकिन अंकित की आवाज़ में चिंता ज़्यादा होती है। निशा, रियली, आई मीन आई डोंट बिलीव, आई एम सो हैप्पी। लेकिन तुम क्यों परेशान हो? अंकित ने कहा, निशा, हमें एक ही हफ्ता हुआ है, तो तुम 4 वीक प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? निशा, क्या बोल रहे हो तुम, मजाक मत करो, ऐसे कैसे हो सकता है? अंकित, मजाक नहीं, डॉक्टर ने यही कहा है, हमने बहुत गलत किया। निशा, हमें एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए था। उस दिन बाबा भी कह कर गए थे कि सिर्फ पूरे चांद की रात को ही हमारा मिलन हो सकता था, लेकिन मुझे अभी बाबा से मिलने जाना होगा। कहकर अंकित बाहर की तरफ चले जाता है और निशा पीछे से आवाज़ लगाती रह जाती है। अंकित भागकर सीधे महमूद भाई के घर जाता है और उनसे कहता है, महमूद चाचा, उस दिन जो बाबा आपके घर आए थे, मुझे उनसे मिलना है। महमूद ने कहा, क्या हुआ अंकित, इतने परेशान क्यों लग रहे हो, और बाबा से क्यों मिलना है? अंकित ने कहा, कुछ काम है मुझे बाबा से, आप प्लीज़ उन्हें बुला देंगे? महमूद ने कहा, हाँ ठीक है, मैं बात करता हूँ। थोड़ी देर बाद महमूद ने कहा, मेरी बात हुई है बाबा से, वो 3 दिन बाद यहाँ जयपुर आएंगे, तब तुमसे मिलेंगे। अंकित ने कहा, ठीक है चाचा, शुक्रिया। इतना कहकर अंकित अपने घर चले जाते हैं। 3 दिन बाद जब बाबा आते हैं तो अंकित उन्हें अपने घर लेकर आता है। बाबा कहते हैं, कहो अंकित, क्यों बुलाया मुझे? अंकित ने कहा, बाबा आपकी मदद चाहिए। अंकित सब कुछ बाबा को बताता है। बाबा कहते हैं, ये क्या किया तुमने अंकित? तुम्हें बहुत अच्छे से समझाया था कि एक जिन होने की वजह से तुम्हारा मिलन उसी रात को हो सकता था जब मैंने कहा था, लेकिन तुमने ये ठीक नहीं किया। तुम्हारा ये मिलन क्या मुसीबत लाने वाला है तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। इस तरह गैर वक्त
मिलन की वजह से तुम्हारा एक हिस्सा निशा की कोख में जगह बना चुका है। तुम्हें था कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा बच्चा भी जिन की शक्तियों के साथ ही पैदा होगा, और वैसा ही हुआ। वो एक जिन होने की वजह एक आम बच्चे की तुलना में जल्दी बढ़ रहा है। इसलिए जिस बच्चे का अभी अस्तित्व तक नहीं होना चाहिए था, निशा की कोख में वो 4 हफ्ते भर का हो चुका है, और इसके जन्म भी 9 महीने की बजाय 5 महीने में हो जाएगा। ये तो कुछ नहीं है, इसके आगे जो होने वाला है तुम्हें उसके लिए खुद को तैयार करना होगा। जिनों की दुनिया के खिलाफ जाकर तुमने अपनी मोहब्बत को अपना बनाया है, और जिनों के असूलों के खिलाफ जाने की सज़ा तुम्हें और निशा दोनों को ही भुगतनी पड़ेगी। हाँ, अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची होगी तो कोई सज़ा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन फिर भी खुद को तैयार करो आने वाली मुसीबत के लिए। बाबा अंकित को आगे आने वाली मुसीबत को लेकर आगाह करते हैं और बताते हैं कि आगे उनकी ज़िंदगी में क्या होगा। बाबा फिर अंकित को बताते हैं कि जिनों की दुनिया के नियम के मुताबिक अगर किसी जिन और इंसान का मिलन होता है तो उसकी पहली औलाद जिनों की दुनिया का बादशाह होगा या मलिका होगी। इस हिसाब से तुम्हारी औलाद जिनों की दुनिया पर हुकूमत करेगी। यही वजह थी मैंने जब कहा था कि पूरा चांद की रात को अगर तुम्हारा मिलन होता तो तुम्हारी औलाद एक इंसान पैदा होती और उसका जिनों की दुनिया से कोई वास्ता ना होता। लेकिन तुम्हारी गलती की वजह से अब तुम्हारी औलाद एक जिन की शक्तियों के साथ पैदा होगी और वही जिनों की दुनिया का पर राज करेगी, और बाकी के जिन ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हजारों सालों से जिन जिस तख्त को पाने की कोशिश कर रहे हैं उसे वो इतनी आसानी से एक बच्चे के हाथ नहीं लगने देंगे। बाबा फिर कहते हैं, अल्लाह को खुद के ऊपर मानने वाले अच्छे जिनों में से हमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन यहाँ अच्छे जिनों से ज़्यादा बुरी रूह के जिनों हैं, और वो किसी भी हालत में तुम्हारे होने वाले बच्चे को पैदा होने से पहले ही मारने की कोशिश करेंगे। सामने बैठी निशा भी सब कुछ सुन रही होती है। अंकित कहता है, लेकिन बाबा कोई तो रास्ता होगा, मैं निशा को और अपनी औलाद को नहीं खोना चाहता। बाबा कहते हैं, रास्ता तो कोई नहीं है मेरे पास, बस अब अल्लाह ही मालिक है। बस किसी भी तरह अपनी बीवी की हिफाजत कर ताकि कोई भी बुरी ताकत उस तक ना पहुंच सके। एक काम करो तुम दोनों मेरे साथ ही चलो मेरे पीर की दरगाह पर, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। मेरे पीर बाबा की दरगाह पर किसी जिन की औकात नहीं कि वे आकर अपनी ताकत दिखा सकें। अंकित, लेकिन हम बाकी सब को क्या कहेंगे? उन्हें सच्चाई का पता चला तो वो सब। बाबा बोले, तू चिंता न कर, माना कि तू जिन है लेकिन नेक भी तो है, मैं समझाऊंगा सबको, तू चल मेरे साथ। निशा और अंकित बाबा के साथ निशा के घर जाते हैं और उसके माता पिता से मिलने, और महमूद भाई और बाकी सबको वहीं बुला लेते हैं। बाबा सबको अंकित की सच्चाई बताते हैं। सभी घबरा जाते हैं उसके जिन होने की बात सुनकर। निशा के पापा, तो बाबा आप इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? इसने हमारी बच्ची को जिंदगी खतरे में डाल दी है, आप अभी के अभी इससे अपने मंत्रों से मार दो। माँ ने कहा, हाँ बाबा, और निशा के कोख में पल रहे बच्चे नहीं जिन, उसे हम गिरवा देंगे। हम निशा के साथ अब और गलत नहीं होने देंगे। धोखा दिया है इसने हमें और हमारी बेटी को। निशा कहती है, नहीं मम्मी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, कोई धोखा नहीं दिया है। मुझे अंकित ने शादी होते ही मुझे सब बता दिया था, और मुझे ये सब पहले से पता था कि हमारे एक होने पर क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपने अंकित को कुछ भी किया तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। महमूद ने कहा, सतीश भाई, मुझे भी लगता है अंकित बेहद नेक है, वरना अभी तक कितनों को नुकसान पहुंचा चुका होता, या अब इतनी बड़ी मुसीबत पड़ने पर तो निशा को छोड़ चुका होता और चला गया होता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कुछ देर तक बहुत समझाने पर सभी अंकित को अपना लेते हैं और उन दोनों को बाबा के साथ भेजने के लिए राजी हो जाते हैं। बाबा उन दोनों को लेकर मज़ार पहुंचते हैं और वहां अंदर ही एक कमरा दे देते हैं।
रहने के लिए। बाबा बताते हैं कि वो एक ऐसे फ़कीर को जानते हैं जो जिन्नों की दुनिया के बहुत से राज जानता है और कई जिन उसके कब्जे में हैं। कल मैं उन्हें लेकर आऊँगा, वो ज़रूर कुछ मदद कर सकते हैं तुम्हारी। अगले दिन बाबा उस फ़कीर को बुलाते हैं। फ़कीर अंकित को देखकर तो समझ ही जाते हैं कि वो एक जिन के साथी हैं। निशा को देखकर भी समझ जाते हैं कि उसके अंदर कोई नन्ही सी जान पनप रही है, वो भी एक जिन है। तुझे तेरी दुनिया के कायदे पता नहीं थे क्या? एक जिन और एक इंसान कभी एक नहीं हो सकते, वो फ़कीर अंकित को कहता है। अंकित पता था फ़कीर बाबा, लेकिन ये नहीं पता था कि मेरी औलाद भी एक जिन होगी, जिन्नों के तख्त इकलौती दावेदार होगी। आप मेरी मदद करें। फ़कीर बाबा कहते हैं, देख मुझे इस मज़ार के बाबा ने सब बता दिया है। तू एक नेक जिन है और सच्ची मोहब्बत है तेरे अंदर, इसलिए तेरी मदद कर रहा हूँ मैं। कोई भी जिन तेरी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन एक जिन है जो सबसे पुराना है, इस वक्त हजारों साल का है। वो जिन सभी जिन उससे थर थर कांपते हैं और जिन के तख्त का अलग दावेदार वही था। बल्कि यूं कहो कि अगले पूरे चांद की रात को 2 दिन बाद ही उसकी ताजपोशी होने वाली थी, लेकिन तेरी होने वाली औलाद उसके रास्ते में है। अब इस तख्त पर तेरी औलाद का हक है और वो उसे ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। वो बहुत ताकतवर है, मैं भी उसका सामना नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, अगर तू उससे समझौता करने को तैयार होगा उसकी शर्त के मुताबिक, तो वो तेरे बच्चे को छोड़ सकता है, लेकिन वो उसके बदले एक कुर्बानी मांगेगा, एक जान के बदले एक जान। अंकित, मैं समझा नहीं। फ़कीर बाबा, समझाता हूँ। तेरी औलाद में जिनकी ताकतें तेरी वजह से हैं, लेकिन अगर तू ही नहीं बचेगा तो तेरे जाने के साथ वो ताकतें भी ख़त्म हो जाएंगी और उस ताजपोशी की दावेदारी भी तेरी औलाद एक आम बच्चे की तरह बन जाएगी। तुझे अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी अपने बच्चे के लिए, नहीं तो वो तेरे बच्चे को मार देगा। अंकित कहता है, तो मैं अभी तैयार हूँ, अभी जान दे देता हूँ, मेरा बच्चा तो हिफाजत से रहेगा। फ़कीर बाबा, नहीं, तो अपनी मर्ज़ी से कुर्बानी नहीं दे सकता। जब वो चाहेगा, तुझे कहेगा, तभी देगा तू कुर्बानी। हम जिनको बुलाएंगे उस रात जब चांद पूरा होगा, क्योंकि उसी दिन जिन अपने असली रूप में आते हैं, और तुझे कुर्बानी भी अपने असली रूप में ही देनी होगी। और हाँ, तुम्हारी बीवी वहीं रहेगी हमारे साथ जब तुम कुर्बानी दोगे। निशा, नहीं बाबा, मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अंकित को कुछ नहीं होने दूंगी, मैं उसे कुर्बानी नहीं देने दूंगी। निशा फ़कीर की बात मानने से इनकार कर देती है। फ़कीर बाबा उसे लेकर मज़ार के अंदर एक कमरे में चले जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें निशा से अकेले में बात करनी है, और उसे एक राज बताते हैं जिससे वो जिन ख़त्म होगा, और सिर्फ निशा ही ऐसा कर पाएगी, क्योंकि वो ऐसी पहली इंसान है जो जिनके औलाद को अपने अंदर रखे हुए है। फ़कीर बाबा निशा को एक खंजर देते हैं और कहते हैं, मैं अंकित को कुर्बानी देने को कहूँगा और वो अपनी कुर्बानी भी देगा, जिससे तुम्हारी औलाद एक आम इंसान बन जाएगी। लेकिन ये अधूरा राज है और जिनको भी नहीं पता उस राज के बारे में, लेकिन वो ये नहीं जानता कि अंकित की कुर्बानी उसका अंत बनने वाली है। जब पूरे चांद की रात को अंकित जिन के रूप में अपनी कुर्बानी देगा, तो वो इसी खंजर से देगा, और फिर तुम्हें ये सब करना होगा। फ़कीर बाबा निशा को बताते हैं। जल्दी मिलते हैं दूसरे भाग में दोस्तों। साधु संत फ़कीरों रहबरों की सदा ही जय जयकार।